Good morning. Today is 25th of May 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है यूके के मैनचेस्टर से रिलेटेड है। वहां पे एक सुसाइड अटैक हुआ, 22 निर्दोष लोग ही जाने वहां पर गई। तो इस अटैक से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं जानने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल से। नीचे का जो आर्टिकल है कश्मीर से रिलेटेड है। कश्मीर में आर्मी के एक मेजर ने इलेक्शन ऑफिशियल्स की जान बचाने के लिए एक पर्सन को जीप के आगे बांधा। तो अब आर्मी के चीफ ने उस मेजर को प्रशंसा पत्र सौंपा है। तो काफी सारे इश्यूज रिलेटेड हैं, इस पूरे इश्यू से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। बीच का जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, रिप्रेजेंटेशन क्राइसिस से रिलेटेड ये आर्टिकल है, पेपर 2 में इसका इस्तेमाल होगा। यहां पे नीचे जो आर्टिकल है, अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने बैंकिंग रेगुलेशंस एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसमें आरबीआई को और ज्यादा पावर्स दी गई थी ताकि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें। तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। यहां पे जो आर्टिकल है जीएम मस्टर्ड से रिलेटेड है। 15 मई को हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया था जीएम क्रॉप से रिलेटेड और मस्टर्ड से रिलेटेड। तो ये इस आर्टिकल में कुछ ज्यादा नए पॉइंट्स नहीं है, वही नॉर्मल पॉइंट्स हैं। आप चाहें तो 15 मई में से वो आर्टिकल सुन सकते हैं। यहां पे साइड में जो आर्टिकल है ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये अभी एक आतंकवादी लश्कर तोयबा के एक आतंकवादी का फोन मिल गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को। तो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन उस फोन में से एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, लेकिन वो एप्पल का फोन था तो उसको अनलॉक करने में काफी दिक्कत आ रही है। अनलॉक करवाने के लिए एनआईए ने उस फोन को यूएस में भेजा है। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं इस आर्टिकल से, उनको भी डिस्कस करेंगे। नीचे जो आर्टिकल है सहारनपुर से रिलेटेड है। सहारनपुर में कास्ट के बीच में काफी डिवाइड देखने को मिला। तो वैसे तो देखिए जो काफी ज्यादा डिटेल्स हैं इस आर्टिकल में, डिटेल्स तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो पूरे मुद्दा है उसको हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इस इश्यू पे केस स्टडी आ सकती है एथिक्स के अंदर में। तो मुद्दे की जानकारी होना काफी जरूरी है, तो इस आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैनचेस्टर से रिलेटेड आर्टिकल से। देखिए अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ मैनचेस्टर में जो कि यूके में है। वहाँ पे जो एक यूएस की सिंगर हैं जिनका नाम है एरियाना ग्रैंडे, इनका कंसर्ट चल रहा था, वहाँ पे सुसाइड अटैक हुआ। तो ज़्यादातर जो लोग थे वहाँ पे एडोलसेंट या फिर यंग पीपल थे वहाँ पे, क्योंकि ये जो पॉप सिंगर हैं यूएस की काफ़ी ज़्यादा फेमस है एडोलसेंट और यंग पीपल के अंदर में। तो 22 लोगों की जानें वहाँ पे गई। ये देखिए मैनचेस्टर यहाँ पे है। मैनचेस्टर का नाम आपने सुना होगा काफ़ी बार। यूके से जो कपड़ा डेवलप होता था आज़ादी के दौरान में वो यहाँ पे भेजा जाता था हमारे इंडिया के अंदर में। और जब गांधी जी या फिर जो दूसरे हमारे जो स्वतंत्रता संविधान के जो लीडर्स थे वो हमेशा मैनचेस्टर के कपड़े का बाइकआउट करने की बात कहते थे। देखिए अब ये आतंकवाद से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं। अभी देखिए हाल फिलहाल में जो आतंकवादियों ने काफ़ी सारे यूरोपियन सिटीज़ को टारगेट बनाया है, चाहे वो पेरिस की बात हो, ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है वहाँ पे एयरपोर्ट पर अटैक किया था, अब ये मैनचेस्टर एरिना। देखिए टेररिज्म जो है, यानी जो टेररिस्ट का मेन लक्ष्य ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अफरा तफरी फैलाना, सोसाइटीज़ को बांटना डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में, डिफरेंट कास्ट के बीच में, डिफरेंट रीजन्स के बीच में। और वो यही चाहते हैं, डर फैलाना चाहते हैं आतंकवादी, और सोसाइटीज़ में डिविजन्स पैदा करना चाहते हैं। वो अपने इस तरह के अटैक को जिहाद का नाम देते हैं और एक प्रकार से यह नाम देते हैं कि ये दो बड़े धर्मों के बीच की लड़ाई है, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के बीच की लड़ाई है, ऐसा कहा जाता है आतंकवादियों के द्वारा। जो कि देखिए अब यूके के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कैसे इस प्रकार के आतंकवादियों से निपटा जाए जिनका मेन लक्ष्य लोगों को मारना नहीं, लेकिन मेन लक्ष्य और भी ज़्यादा घातक है। यहाँ पे देखिए अब वैसे तो देखिए यूके की जो एजेंसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सफुल मानी जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट मानी जाती हैं। एक आंकड़े के अनुसार अकेले पिछले 18 महीनों के अंदर में 12 टेररिस्ट प्लॉट्स को उन्होंने फॉइल कर दिया, यानी उनको अंजाम देने से पहले ही रोक दिया गया। लेकिन एक जो ये टेररिस्ट थे 22 साल के सलमान अबेदी, जो कि ब्रिटिश नेशनल थे लेकिन लीबियन ओरिजिन थे, ये हत्या नहीं चर्च का सिक्योरिटी एजेंसीज के, और इसने ही एक प्रकार से इस टेररिस्ट यानी सुसाइड अटैक को अंजाम दिया। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, एक बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार इतना ज़्यादा जो इम्प्रोवाइज्ड यानी बॉम्ब बनाने का मटेरियल, इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव मटेरियल वो कैसे इकट्ठा कर सके ब्रिटेन के अंदर में। काफ़ी बार तो ऐसा कहा जाता है कि देखिए जो ब्रिटेन के जो बॉर्डर्स हैं वो ओपन है, ये भी एक बड़ा कारण रहता है कि जो एक्सप्लोसिव आ जाता है दूसरे देशों से। अब एक और जो मेन इशू है वो ये है कि देखिए ब्रिटिश काफ़ी संख्या में जो ब्रिटिश नेशनल थे वो सीरिया में लड़ रहे थे आईएसआईएस की तरफ से। अब आईएसआईएस तो वहाँ पे हार रहा है, तो वो ब्रिटिश नेशनल्स जो आईएस के लिए सीरिया में गए थे उनके लिए लड़ने, अब आईएसआईएस के हारने के बाद वो फिर से लौट के आएंगे ब्रिटेन के अंदर में। जो खतरा है वो और ज़्यादा एक प्रकार से बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो आने वाले जो दिन है वो और ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्रिटिकल डेज हैं ब्रिटेन के लिए। तो उनको अपने सिक्योरिटी नेटवर्क को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, और उससे भी ज़्यादा जो रेडिकलाइजेशन की जो पूरी प्रोसेस है उसको रोकना होगा, ताकि और ज़्यादा जो ब्रिटिश नेशनल्स का यूथ है वो रेडिकलाइज ना हो। तो ये पूरा आर्टिकल है। अब आगे की तरफ चलते हैं।
आगे देखिए जो आर्टिकल है ये कश्मीर से रिलेटेड है। कश्मीर में देखिए बाई इलेक्शंस हुए थे श्रीनगर में, तो वहाँ पे मेजर लितुल गगोई इन्होंने कहा कि देखिए काफ़ी लोगों की जानें खतरे में थी वहाँ पे, और तो इन्होंने क्या किया, एक जो पत्थरबाजी जो लोग कर रहे थे उसके एक रिंग लीडर को अपनी जीप के आगे बांध दिया। तो इससे बांधने इनको जीप के आगे बांधने के बाद में पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी करनी बंद कर दी और इलेक्शन ऑफिशियल्स को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। अब आर्मी के जो चीफ हैं विपिन रावत, उन्होंने प्रशंसा पत्र सौंपा मेजर लितुल गगोई को। अब देखिए मैं आपको दो वर्जन्स बताता हूँ। एक वर्जन तो ये है कि एक प्रकार से जो हमको तो देखिए यही वर्जन मानना है, क्योंकि आप अपने आंसर्स कभी भी एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं लिख सकते। जो गवर्नमेंट का वर्जन है वो ही हमारा वर्जन है। लेकिन एक दूसरा वर्जन वो ये भी कहता है कि ये वोट देने गए थे, लेकिन आर्मी ने, ना सिर्फ आर्मी ने बल्कि गवर्नमेंट ने भी इस वर्जन को नकार दिया है और कहा है कि ये वोट देने नहीं गए थे बल्कि पत्थरबाजों के सरगना थे, रिंग लीडर थे ये, जिनको जीप के आगे बांधा गया था और इसी से काफ़ी लोगों की जानें बचाई जा सकी। तो हमें तो खैर यही वर्जन लिखना है जो गवर्नमेंट का है। अब देखिए आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल तो आपको पता है द हिंदू की टोन कैसी रहती है, तो आर्टिकल तो क्रिटिसाइज करेगा। आर्टिकल कहता है कि देखिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई थी इस इंसिडेंट के बाद में, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आने से पहले ही विपिन रावत जो आर्मी के चीफ हैं उन्होंने प्रशंसा पत्र सौंपा मेजर लितुल गगोई को, जो कि एक प्रकार से यह दिखाता है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा इस तरह की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से। फिर मतलब नहीं रह जाता कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का। अगर आप आर्मी के जो चीफ हैं पहले से ही प्रशंसा कर देते हैं तो पता लग ही जाता है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का रिजल्ट क्या आएगा। दूसरी बात यह है कि फारूक अहमद दार जिनको जीप के आगे बांधा गया था, यह फर्क नहीं पड़ता कि या ये पत्थरबाज थे या फिर वोटर थे, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आर्टिकल कहता है कि देखिए जो इंडियन आर्मी है एक पूरा इतिहास रहा है, पूरी परंपरा रही है कि बहुत प्रोफेशनल्स माने जाते हैं। इस प्रकार से ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करना किसी व्यक्ति को वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अनुचित है। आगे क्या है, वही बात, सेम बात। देखिए ये बात बिल्कुल साफ है कि जो आर्मी है काफ़ी मुश्किलात और मुश्किल भरी सिचुएशन में कश्मीर में लड़ती है, क्योंकि जो ये वार है काफ़ी एसिमेट्रिकल वार है। पता नहीं लगता कब कोई सिविलियन आतंकवादी बन जाता है, तो पता नहीं लग जाता। तो काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है आर्मी को, यह बात बिल्कुल सच है। लेकिन फिर भी जो यूनिफॉर्म के अंदर में जो आर्मी पर्सनस हैं उनको प्रोफेशनलिज्म दिखाना चाहिए, ऐसा आर्टिकल मांग कर रहा है। फिर ये कहते हैं कि देखिए ना सिर्फ जेनेवा कन्वेंशन बल्कि जो रेड क्रॉस जैसी जो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ हैं वो भी हमेशा इस बात का विरोध करती हैं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल तो आतंकवादी संगठन करते हैं जैसे लिट्टे या फिर इस्लामिक स्टेट। और ये देखिए इससे तो जो डिफरेंसेस हैं, यानी जो फ्रस्ट्रेशन है, जो एलियनेशन है कश्मीर के लोगों का, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक प्रकार से गैप डिवाइड कर देता है, गैप के बीच में डिवाइड कर देता है कश्मीर के लोगों को और आर्मी को। ये जो पूरा नैरेटिव है वो अस वर्सेस देम हो जाता है, जिससे और ज़्यादा एलियनेशन आता है। तो आर्टिकल इस तरह की मांग कर रहा है। देखिए जो एक और मेजर जो इशू है वो है मोरल बूस्टिंग का। मोरल बूस्टिंग का कैसे, देखिए जैसे इतनी डिफिकल्ट लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ पे आर्मी पर्सन्स, मान लीजिए अगर जो गवर्नमेंट है या फिर आर्मी जो है इस प्रकार से पनिश करती है मेजर को, तो इससे तो मोरल डाउन हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो आर्मी पर्सन्स के मोरल को ऊपर रखना वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बहुत ज़रूरी था ये काम करना, उनको प्रशंसा पत्र सौंपना, ताकि आर्मी को यूँ नहीं लगे कि हम एक तो इतना मुश्किल वहाँ पे लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ऊपर से गवर्नमेंट भी हमारा साथ नहीं देती, आर्मी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भी हमारा साथ नहीं देते। इससे मोरल काफ़ी डाउन हो जाता है। मोरल बहुत ज़रूरी होता है किसी भी वार को लड़ने के लिए। तो ये पूरा इशू था। आगे देखिए ये फ्रांस के इलेक्शन से रिलेटेड इशू है। मेन तो देखिए रिप्रेजेंटेशन क्राइसिस का इशू डिस्कस किया गया है। एग्जाम्पल लिया गया है फ्रांस के इलेक्शंस का। फ्रांस में जब इलेक्शंस हुए तो मैक्रोन की जीत हुई, ये है मैक्रोन, और नीचे जो ये है मैरीन ली पेन, इनकी हार हुई। जो ये मैरीन ली पेन थी ये काफ़ी सोशली कंजर्वेटिव थी, इस्लाम के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, इमिग्रेंट्स के खिलाफ में इन्होंने आवाज़ उठाई, इवन यूरोपियन यूनियन के खिलाफ में भी इन्होंने आवाज़ उठाई। राइट विंग, फार राइट विंग की लीडर थी और इनकी हार हुई। वैसे देखिए आप यूरोप की सोसाइटी की बात करें तो आजकल यूरोप की सोसाइटीज़ में रेसिज्म, जातिवाद, रंग भेद काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। जीनोफोबिया यानी विदेशी लोगों से डर, इंटॉलरेंस, ऐसे ही सुनता नहीं, मुश्किल वर्ड है, नहीं बोला जाएगा, तो इंटॉलरेंस ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो देखिए यूरोप की सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बढ़ रही हैं। तो इस पूरे इन्वायरमेंट में अब जो हार हुई है फार राइट विंग की, जो कि अपने आप में एक संतोषजनक बात है, इससे जो जीत हुई है मैक्रोन की, जो हार हुई है मैरीन ली पेन की, वो इस बात को पुष्ट करता है जो फ्रांस की जो रेपुटेशन है कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशन वहाँ पे पहले रेवोल्यूशन सबसे पहले आई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें 3 आइडियाज़ को बल मिला था, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम,
और बाद में फ्रेटर्निटी हमारे संविधान में भी ऐड किया गया था। तो देखिए ये जो चीजें हैं फ्रांस की रेपुटेशन को फिर से ज्यादा और ज्यादा मजबूत बनाता है। लेकिन एक जो गंभीर बात है, सोचने वाली बात यह है कि पार्टी सिस्टम है वो इररिलेवेंट हो गया है। कैसे? अब देखिए जो मैक्रोन है ये जीते हैं, ये किसी भी मुख्य पार्टी के नहीं थे, समझ गए? तो एक प्रकार से आजकल जो पार्टी सिस्टम था पहले वो इररिलेवेंस हो रहा है। जैसे आप देखिए, आप इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए। इंडिया में आम आदमी पार्टी जीत के आई 2014 के आसपास, क्योंकि लोग थे वो नफरत करने लगे थे। जो मेन स्ट्रीम की जो पार्टीज थी लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, लोग कुछ नया ट्राई करना चाहते थे, समझ गए? तो इसी को कहते हैं क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जब एक प्रकार से जो लोग आमतौर पे ट्रेडिशनली रिप्रेजेंट करते आए हैं आपको, लोगों का उनके प्रति एक प्रकार से डिसइंटरेस्ट पैदा हो जाए, नफरत पैदा हो जाए और वो कुछ नया ट्राई करना चाहें, तो उसको कहते हैं क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आम पे कोई पार्टी भी नहीं जीत के आई यहाँ पे, जो मैक्रोन जीत के आए किसी मुख्य पार्टी के मेंबर नहीं थे ये। अब कुछ ग्लोबलाइजेशन पे बात होती है थोड़ा सा, और दिखाया जाता है कि कैसे क्यों है क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। देखिए जब ग्लोबलाइजेशन आया था, वैसे तो ग्लोबलाइजेशन काफ़ी पहले ही आ गया था, लेकिन पुष्ट रूप से आया था 1990 के आसपास, काफ़ी एग्रेसिव रूप से जो आया था। ग्लोबलाइजेशन से देखिए यूं कहा गया कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो गया है, इकोनॉमिक ऑर्डर। जिस प्रकार से एक देश से दूसरे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा, कैपिटल ऑफ गुड्स आने जाने लगी, तो ऐसा कहा जाने लगा कि जो इकोनॉमिक बॉर्डर्स हैं वो तो डाइल्यूट हो गए हैं, और ये टेरिटोरियल बॉर्डर्स को भी डाइल्यूट कर देंगे, और एक नई ग्लोबल कम्युनिटी का उभार होगा, इमरजेंस होगा, समझ गए? यानी ग्लोबल गवर्नेंस आएगी। जैसे यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन में आप क्या देखते हो? यूरोपियन यूनियन 28 देशों का समूह था, इनकी अपनी एक पार्लियामेंट है, अपना एक जस्टिस सिस्टम है, जो कि वो बात अलग है, वो अभी टूट रहा है। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन आया था तो हर कोई यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहता था। तो देखिए, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा पुख्ता रूप से सामने आने लगे हैं। आप अनएम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, आप गरीबी ले लीजिए, आप डीप इनइक्वालिटी यानी एक प्रकार से गहरी असमानताओं को ले लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जो ये सब है चीजें हैं वो ग्लोबलाइजेशन के कंसिक्वेंसेस हैं, ग्लोबलाइजेशन के कारण हैं। अब ग्लोबलाइजेशन को वापस ले जाना मुमकिन नहीं है। अब जो नेशनल इकोनॉमीज है वो बहुत ज्यादा वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर में इंटीग्रेट हो चुकी हैं। जैसे आप देखिए ट्रंप का एग्जांपल लीजिए। ट्रंप ने काफ़ी सारी बातें कही प्रचार के दौरान में कि वो अमेरिका को आगे लेके जाएंगे और व्यापार बंद कर देंगे, मैक्सिको के साथ में, चाइना के साथ में व्यापार बंद कर देंगे अगर वो यूएस की बातें नहीं मानी। तो क्या ट्रंप ने कुछ किया? नहीं किया। क्योंकि देखिए ग्लोबलाइजेशन को एक प्रकार से इग्नोर करना आज इतना आसान नहीं है। आ तो गया लेकिन वापस नहीं जा सकता ग्लोबलाइजेशन। वापस जाएगा तो कंट्री को ही नुकसान होगा। आज अगर ट्रंप प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाते हैं, ग्लोबलाइजेशन को विरोध करते हैं, व्यापार नहीं करते हैं दूसरे देशों के साथ में, तो सोच के देखिए अमेरिका को कितना विरोध होगा। माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजोन, ये सारी कंपनीज हैं, उबर, ये सारी जो कंपनीज हैं इतना पैसा कमा रही हैं, वो सारी यूएस की कंपनीज हैं ये। उसके बाद में देखिए, और इसके बाद में देखिए क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए पॉपुलिस्ट लीडर्स का इमरजेंस हुआ। पॉपुलिस्ट लीडर्स कौन से होते हैं? वो लीडर्स लोक लुभावनवाद, जिनकी एक स्ट्रॉन्ग छवि होती है। जैसे टर्की का एग्जांपल लीजिए। टर्की में जो अर्दगन है अभी प्रेसिडेंट हैं, वो एक काफ़ी पॉपुलिस्ट लीडर हैं। इवन मोदी के बारे में भी कहा जाता है कि काफ़ी पॉपुलिस्ट लीडर हैं। और जो आप पार्टी जीत के आई थी वो भी पॉपुलिज्म के कारण जीत के आई थी। ट्रंप जीत के आए, वो भी पॉपुलिज्म के कारण में जीत के आए। तो ऐसे लीडर्स जो काफ़ी सारे वादे करते हैं जनता से कि वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर जीत के आए तो वो बात अलग है। जीत चुने जाने के बाद में वो कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन जो उनके वादे होते हैं वो जनता को काफ़ी खूब रास आते हैं, खूब पसंद आते हैं। तो यही बात है। देखिए पॉपुलिस्ट जो लीडर्स हैं उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी पॉलिटिकल एग्रेशन ये दिखाते हैं, अपने ओपोनेंट्स का मजाक उड़ाते हैं, और इंस्टीट्यूशनलिस्ट डेमोक्रेसी के जो प्रोसीजर्स होते हैं उनका सम्मान नहीं करते, और इवन राइट जो माइनॉरिटी के राइट्स होते हैं उनको भी रिस्पेक्ट नहीं देते। सिविल लिबर्टीज़ या सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनको भी रिस्पेक्ट नहीं देते। ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, ट्रंप के नज़रिए से देख सकते हो। ट्रंप के बारे में यही सभी आरोप लगते हैं, अपने पॉलिटिकल एग्रेशन दिखाते हैं, अपने ओपोनेंट्स का मजाक उड़ाते हैं, या फिर माइनॉरिटीज़ के प्रति रिस्पेक्ट नहीं होती। ये फेनोमेनन आपको और भी कई देशों में देखने को मिलता है। जो मैरीन ली पेन थी वो भी एक प्रकार से पॉपुलिस्ट लीडर थी, उन्होंने भी ये सब बातें कही। इवन अर्दगन जो टर्की के प्रेसिडेंट है उन्होंने भी ये सब बातें कही। तो अब देखिए ये कहते हैं कि क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। डेमोक्रेसी जो होती है कि आपस में देखिए मिल बैठ के एक लीडर डिसाइड करें जो आपकी तरफ से फैसले ले सके, ऐसा नहीं हो रहा है। पॉपुलिस्ट लीडर्स का उभार हो रहा है। वो पॉपुलिस्ट लीडर अपनी पार्टी से भी बड़े होते हैं, समझ गए? अब देखिए अमेरिका के अंदर में देखिए, रिपब्लिकन पार्टी के कारण में ट्रंप नहीं जीत के आए, वो अपने कारण ही जीत के आए। हमारे इंडिया में देख लीजिए, अब हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उनकी छवि अब बीजेपी से भी ऊपर हो चुकी है। तो यही है क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। डेमोक्रेसी का डिक्लाइन हो रहा है और पर्टिकुलर लीडर्स का इमरजेंस हो रहा है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। एंड दिस इज कॉल्ड एज क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कुछ है आगे?
कुछ नहीं है। आगे यही कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्रकार से सिर्फ इलेक्शन जीतने पर जोर नहीं देना चाहिए, उनको डेमोक्रेसी के स्पोर्ट बेस को बढ़ावा देने पर जोर देना चाहिए। तो वही है। आगे क्या है, आगे देखिए बैंकिंग रेगुलेशन से रिलेटेड ये ऑर्डिनेंस है। देखिए ये आरबीआई ने सरकार ने पास किया था, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करते हैं, इन्होंने सरकार ने ऑर्डिनेंस पास करवाया बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 4 मई 2017 को। इस ऑर्डिनेंस में क्या था, आरबीआई को इंपावर किया गया, उनको और ज़्यादा पावर्स दी गई ताकि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम को अच्छे से एड्रेस कर सकें। अब एक प्रकार से आरबीआई जो है वो सक्षम हो गई थी कि वो बैंक्स के अंदर, बैंक्स की डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट इंटरवेंशन कर सकते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। देखिए नॉन बैंकिंग की जो प्रॉब्लम है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीएस की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन आयरनी, विडंबना ये बात है और बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग भी है कि एक तरफ तो बैंक्स जो हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, उनकी जो एसेट है वो अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, घाटे में चल रहे हैं। दूसरी तरफ से फिर भी जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग के लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं और काफ़ी दौड़ लगी है बैंकिंग लाइसेंस हासिल करने के लिए। हाल फिलहाल में रिसेंटली आरबीआई ने 33 नए ग्रुप्स को लाइसेंस दिए बैंक्स चलाने के लिए। कुछ पेमेंट बैंक्स थे, कुछ अलग तरह के बैंक्स थे, वो सब हैं। तो आगे क्या है, अब देखिए बात यूँ है कि थोड़ा आंकड़ा दिया गया है कि 31 मार्च 2016 तक 6,11,607 करोड़ जो ये एक प्रकार से नॉन परफॉर्मिंग एसेट थी बैंक्स की, और ऐसा कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2018 तक जो 16 से 17% बैंक्स का जो लोन है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, यानी एनपीएस का जो आंकड़ा है वो 16-17% तक पहुंच जाएगा 31 मार्च 2018 तक। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है और इसीलिए ऑर्डिनेंस एक प्रकार से पास किया गया। अब देखिए आर्टिकल कहता है कि जो ज़्यादातर जो बैड लोन्स होते हैं यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो क्रिएट होती है वो कॉर्पोरेट ग्रुप्स के कारण में क्रिएट होती है। जैसे मान लिया जैसे लोग हैं वो लोन ले लेते हैं लेकिन चुका नहीं पाते, तो इन कॉर्पोरेट ग्रुप्स के कारण में इतना ज़्यादा लोन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है। और गलती बैंक्स की भी है। गलती क्यों है, पहले आपने सोच समझ के लोन नहीं दिया, आपको पूरा एक प्रकार से कंसेप्ट देखना चाहिए था कि किस प्रकार से वो अपने लोन को इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आपने अंधाधुंध लोन बांट दिया तो बैंक पर भी पूरी जिम्मेदारी आती है कि उन्होंने लोन जो है वो सोच समझ के नहीं दिया। अब दूसरा देखिए बात यूँ है कि कॉर्पोरेट ग्रुप्स को लोन देना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक कॉर्पोरेट ग्रुप्स को लोन नहीं मिलेगा तो एक प्रकार से वो ग्रो कैसे करेंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी आगे कैसे जाएगी। क्योंकि देखिए हमारे देश में ना कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट अच्छे से डेवलप नहीं है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट अगर डेवलप होती तो एक प्रकार से मार्केट से पैसा जुटाया जा सकता था, लेकिन अब सिर्फ बैंक ही एकमात्र साधन है मेजर रूप से जो कि जहाँ से पैसा मिल सकता है कॉर्पोरेट ग्रुप्स को कंपनीज इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। लेकिन बात यह है कि देखिए बैंक्स भी तो अपने आप में कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं। बैंक के भी तो शेयर, अब जैसे एसबीआई का शेयर है या फिर दूसरा पीएनबी का शेयर है, ये भी तो अपने आप में कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं। तो इन पे भी तो पूरी जिम्मेदारी बनती है ना कि जिन लोगों ने इनके शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो उन लोगों के भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए। अब देखिए इतना इतना एनपीएस इकट्ठा हो जाएगा तो शेयर क्रैश करेगा तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था इनके शेयर्स में वो एक प्रकार से घाटे में रहेंगे। तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिन लोगों ने इनके शेयर्स के अंदर में इन्वेस्ट किया उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जा सके, या फिर उन लोगों के पैसे को भी सहेज के रखा जा सके जिन लोगों ने विश्वास करते हुए बैंक्स के अंदर में पैसा जमा कराया, यानी कस्टमर्स की बात यहां पे हो रही है। आगे देखिए कहते हैं कि कॉर्पोरेट, कई बार तो ऐसा होता है कि अब देखिए जब भी हमें लोन मिलता है, चाहे वो मनी लेंडर्स मान लीजिए या बैंक मान लीजिए, तो हमें कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है, कोलेटरल रखना पड़ता है। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए तक का लोन लेना है, तो देखिए जो बैंक का प्रिंसिपल है, वो जो मार्केट का प्रिंसिपल है, वो तो यही कहता है कि आपको कम से कम 1 लाख तक की कोई चीज़ को गिरवी रखना होगा ताकि कल को आप अपना लोन चुकाएं भी ना तो आपने जो चीज़ गिरवी रखी, चाहे वो ज़मीन है या फिर कोई और दूसरी चीज़ है, उसको बेच के बैंक वो पैसा निकलवा सके। लेकिन देखिए कॉर्पोरेट ग्रुप्स को कई बार लोन दिया जाता है तो कोलेटरल भी पूरा नहीं होता। अब जैसे माल्या जैसे लोग हैं जो उन्होंने जो चीज़ गिरवी रखी वो रखी सिर्फ 1000 करोड़ की और उनके ऊपर में लोन बकाया है वो है 8000 करोड़। तो कैसे बैंक अपने लोन को निकलवाएंगे? तो एक कंसेप्ट होता है हेयर कट होता है डिफरेंस। जो चीज़ गिरवी रखी कॉर्पोरेट ग्रुप्स ने उसको बेच के जितना धन जुटाया जा सकता है और जो जितना लोन बैंक्स ने दिया था उसके बीच का डिफरेंस, मान लीजिए माल्या की अभी कोई प्रॉपर्टी है जो किंगफिशर जो कंपनी बंद हो गई, उसके कुछ एरोप्लेन पड़े हैं, उसको बेच के पैसा जुटाया जा सकता है सिर्फ 1000 करोड़ और 8000 करोड़ उनसे लोन लेना है, तो बीच का जो डिफरेंस हो गया 7000 करोड़ वो हो गया हेयर कट। तो अब ये बात आती है कि देखिए जब
किसानों का कर्ज माफ किया जाता है, जब किसानों का कर्ज माफ किया जाता है तब तो काफी आवाजें उठती हैं। अभी जैसे यूपी में 36,359 करोड़ का कर्ज माफ किया गया तो काफी लोगों ने विरोध किया कि ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। जब आप एक प्रकार से कॉर्पोरेट ग्रुप्स का जो है पैसा वो माफ करते हो, वो राइट ऑफ करते हो, क्या वो इकोनॉमी के लिए अच्छा है? तो ऐसा डिफरेंस क्यों किया जाता है? फार्मर्स तो बल्कि 21 मिलियन स्मॉल फार्मर्स हैं और कॉर्पोरेट ग्रुप्स तो हैं जिन पे लोन बकाया है वो तो सिर्फ 30 है। तो फार्मर्स के लोन माफ करने पर इतना ज्यादा हाहाकार क्यों मचाया जाता है? आगे तो सिंपल एक रिटोरिक सा है, ऐसे हम अपने ऐसे को इस प्रकार से एंड कर सकते हैं। देखिए आरबीआई को तो एक प्रकार से डेवलपमेंट के लिए आरबीआई तो बैंक्स को एंकरेज करता है लोन देने के लिए ताकि डेवलपमेंट आ सके हमारे देश के अंदर में। अब आरबीआई फिर से इंटरवेंशन कर रही है ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सके बैंकिंग सेक्टर के अंदर में। लेकिन आखिरकार पैसा लगेगा किसका? आखिरकार किसका पैसा लगेगा? जो कॉर्पोरेट्स अपने पैसे को नहीं दे सके वापस, किसको नुकसान होगा इससे? नुकसान तो होगा देखिए उन मेजोरिटी स्टेक होल्डर्स का जिनका पैसा लगा है बैंकों के अंदर में। इवन अगर गवर्नमेंट भी देती है, गवर्नमेंट अगर बैंक को उसका पैसा देती है तो गवर्नमेंट कहां से देगी? गवर्नमेंट के पास पैसा टैक्स पेयर्स का पैसा तो है, आपका और मेरा पैसा है। तो आखिरकार नुकसान में रहेगी वो जनता ही रहेगी। कॉर्पोरेट ग्रुप्स ने पैसों का नुकसान किया लेकिन भरना पड़ेगा आम जनता को। तो ये पूरा आर्टिकल था। आगे देखिए आर्टिकल है एप्पल मोबाइल और सिक्योरिटी से रिलेटेड। काफी इनलाइटनिंग ये आर्टिकल है। देखिए कश्मीर के अंदर में लश्कर तोयबा के एक आतंकवादी थे, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम है वैसे अबू दुजाना, इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए इनका एक फ़ोन एनआईए एजेंसी के हाथ में लग गया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस फ़ोन से एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। लेकिन अब एनआईए उस फ़ोन को ओपन नहीं कर पा रही है तो उन्होंने यूएस में उस आईफोन को सेंड किया है ताकि उस फ़ोन को अनलॉक किया जा सके और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि ना तो हमारी कोई लीगल ऑब्लिगेशन है यूएस के साथ में कि वो यूएस वाले इस फ़ोन को ओपन करके देंगे ही, और एक प्रकार से एक विचित्र बात यह भी है यूएस की जो एफबीआई एजेंसी है, यानी जो यूएस की एजेंसीज हैं वो तो खुद ही एप्पल कंपनी के साथ में लड़ रही हैं। इवन एप्पल कंपनी ने तो एफबीआई के लिए भी फोन ओपन करके नहीं दिया था और एफबीआई को अमेरिका की जो एजेंसी है उसको कोर्ट में जाना पड़ा था। अमेरिका की कोर्ट में जाके वो एक ऑर्डर लेके आए थे ताकि वो आदेश दें, कोर्ट आदेश दे कि एप्पल मोबाइल की जो कंपनी है कि वो एक फोन को ओपन करके दें। समझ गए? यानी खुद तो यूएस की कंपनीज हैं, यूएस की एजेंसीज हैं, वो तो स्ट्रगल कर रही हैं और कैसे वो हमारे इंडिया में जो फोन भेजा है कैसे वो ओपन करके देंगे। तो एक आपको याद होगा देखिए एक पूरा केस था, ये सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी का इशू हो गया था। एप्पल कह रहे थे कि हम फोन को ओपन करके नहीं देंगे, प्राइवेसी हर्ट होती है। सिक्योरिटी एजेंसीज कहते थे सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा इशू है तो आप फोन ओपन करके दीजिए। तो काफी डिबेट चली थी। तो वही बात है। आगे देखिए अब जो एक बड़ा इशू है, काफ़ी बार जो ऑनलाइन चैटिंग होती है जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसको पकड़ते हैं जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज या फिर दूसरी एजेंसीज, वो काफ़ी बार एनक्रिप्ट मिलती है। लेकिन जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या फिर दूसरी एजेंसीज हैं 0 डेज की सहायता से उस इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट कर देते हैं। क्या होता है 0 डेज वल्नरेबिलिटीज़? देखिए जब ये सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं अपने किसी सॉफ्टवेयर का निर्माण करती हैं तो गलती से इनसे कोई ना कोई लूप होल रह जाता है सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी में, तो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसी लूप होल का फायदा उठाती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सॉफ्टवेयर जो कंपनीज हैं जिसके लूप होल का फायदा उठाती हैं सिक्योरिटी एजेंसीज, ये टाइम टू टाइम अपने एक प्रकार से सिक्योरिटी को फिर से ऑडिट करती रहती हैं और जो भी लूप होल छूट गया है उनको पैचअप करती रहती हैं। तो सिक्योरिटी एजेंसीज को भी एक प्रकार से टाइम टू डेट नए तरीके खोजने पड़ते हैं डिक्रिप्ट करने के लिए। फिर देखिए 2 ऑप्शंस इनके पास में रहते हैं। अभी एप्पल फोन को अनलॉक करने में 2 ऑप्शंस इनके पास में थे। एक ऑप्शन तो ये था कि जो भी देखिए पिन पासवर्ड दिया था उस आतंकवादी ने, उसको एक सॉफ्टवेयर की सहायता से या रोबोट की सहायता से जो भी है लगातार जितने भी कॉम्बिनेशन बैठते हैं पासवर्ड के, जितने भी एक प्रकार से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बैठते हैं वो बार बार फिल किए जाएं। जैसे शुरुआत से 1 2 3 4, फिर 1 2 3 5, 1 2 3 5, इस प्रकार से जितने भी कॉम्बिनेशन बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की सहायता से सारे फिल करके देखे जाएं। जो भी पासवर्ड होगा कभी तो आएगा ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन अपने आप में इस रोबोट की सहायता से सॉफ्टवेयर की सहायता से सारे कॉम्बिनेशन फिल करके देखेंगे तो ये फोन अनलॉक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि देखिए एप्पल के फोन में एक ये होता है, हम अंगूठे की सहायता से अपने फिंगरप्रिंट्स देते हैं तब फोन ओपन हो जाता है। तो दूसरा ऑप्शन सिक्योरिटी एजेंसीज के पास में ये रहता है कि जो ये सेंसर है जहां पे अंगूठा लगाया जाता है इसी को रिप्लेस कर दिया जाए, यानी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर ये मान लीजिए ये होएगा ही नहीं, ये बटन यहाँ पे नहीं होएगा और इस बटन को अगर रिप्लेस कर दिया जाएगा तो फोन को ओपन कर दिया जाएगा। समझ गए? फिर थर्ड पार्टी को एक्सेस मिल जाएगी। तो 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन दोनों ऑप्शंस
पे आजकल एक प्रकार से एप्पल ने और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। कैसे? अब देखिए, गलत पासवर्ड, पहला ऑप्शन जो हमने देखा कि सारे पासवर्ड फिल किए जाएं, तो एप्पल फ़ोन ने क्या किया है, अगर एक लेवल से ज़्यादा अगर पासवर्ड फिल किए जाते हैं तो वो फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है वो डेड हो जाएगा, तो फिर तो फ़ोन को खोलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा जो तरीका अभी हमने देखा कि एक प्रकार से इस जो बटन है उसी को रिप्लेस कर दिया जाए। अगर बटन को रिप्लेस कर दिया जाता है तो फोन डिसेबल हो जाएगा, ऐसा एप्पल ने अभी नया रूल लेके आए हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी इस जो फोन है इसको नहीं अनलॉक किया जा सकता था, इसीलिए जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने इस फोन को यूएस के अंदर में भेजा। अब देखिए, ना सिर्फ एप्पल की बात है ये, बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे एप्लीकेशंस हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये भी अब एंड टू एंड इंक्रिप्शन पे काम करती हैं। अब देखिए, जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसी जो नेशनल लेवल पे एजेंसीज हैं उनको इतनी मुश्किल हो रही हैं, तो बात कीजिए जो लोकल लेवल पे पुलिस है उनको कितनी दिक्कत होती होगी इस प्रकार से अगर फोन की एक्सेस करनी है तो गवर्नमेंट को हमेशा डायलेमा में रहती है। एक तरफ तो बात यह है कि देखिए, आपको स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन जो है, अगर किसी एप्लीकेशन के डेटा का स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन होता है तो जनता का डिजिटल इकोनॉमी में विश्वास बढ़ता है, लेकिन दूसरी तरफ में गवर्नमेंट को यह भी डर लगता है कि आतंकवादी इस चीज़ का गलत फायदा ना इस्तेमाल कर सकें। अब देखिए, जो टेलीग्राम जैसी कंपनीज है, टेलीग्राम का तो ये भी नहीं पता कि सर्वर्स कहाँ हैं, हमारे देश में इनका तो ऑफिस भी नहीं है, क्या है। तो मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं टेलीग्राम कंपनी। आप देखिए, सारे जो आजकल डाउनलोडिंग जैसी चीज़ें हैं वो टेलीग्राम में क्यों मिलती हैं? क्योंकि टेलीग्राम का कुछ पता ही नहीं है, ऑफिस है नहीं इसका, किससे कॉन्टैक्ट किया जाए, पुलिस किससे कॉन्टैक्ट करे टेलीग्राम से। तो एक यही सॉल्यूशन निकलता है कि इनको बैन कर दिया जाए। अगर बैन करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ हो जाता है, तो काफ़ी डायलेमा रहता है गवर्नमेंट का। अब जैसे ब्राज़ील की जुडिशरी की बात कीजिए, ब्राज़ील की जुडिशरी ने व्हाट्सएप को 3 बार सस्पेंड कर दिया 2016 के अंदर में। व्हाट्सएप वाले ब्राजील की बात नहीं मान रहे थे और ब्राजील की जुडिशरी ने कहा कि आप हमारी बात नहीं मान रहे हो, हमारे देश के अंदर ही तो सॉवरेनिटी के खिलाफ है ये, तो 3 बार सस्पेंड किया व्हाट्सएप को। फिर देखिए, लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ता है, तो एक लेवल के बाद में सस्पेंड भी नहीं कर सकते। आगे देखिए, वे फॉरवर्ड में क्या आता है। अब देखिए, पहले तो इंडिया की जो रिक्वेस्ट है ये फ़ोन को अनलॉक करने के लिए, पहले तो वो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास में जाएगी, क्योंकि यूएस की कंपनी है तो पहले वहाँ की लॉ एजेंसीज जो है, वहाँ की गवर्नमेंट है, वो अनुमति देगी। बाद में एप्पल पे डिपेंड करता है कि वो एक प्रकार से फ़ोन को खोलने देंगे या नहीं खोलने देंगे। अब जब तक कि देखिए, अगर ऐसा भी हो सकता है कि जो ये आतंकवादी है उन्होंने अपना जो डेटा है वो एप्पल का आई क्लाउड है उस पर शेयर किया हो, लेकिन जब तक ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी तो वो आतंकवादी एक प्रकार से आई क्लाउड पे भी जो डेटा है उसको इरेज कर देंगे किसी दूसरे इक्विपमेंट की सहायता से। तो अब आर्टिकल लास्ट में रिक्वेस्ट करता है कि गवर्नमेंट को एक ऐसी ट्रीटी साइन करनी चाहिए यूएस के साथ में। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी है वो तो साइन हो नहीं पा रही है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं या फिर दोनों देशों के डोमेस्टिक लीगल स्टैंडर्ड्स हैं उनमें काफ़ी मिसमैच है, उनके वहाँ पे अलग लाज हैं, हमारे यहाँ पे अलग लाज हैं। तो एक ऐसी ट्रीटी साइन करनी चाहिए जिसमें हमें रिक्वेस्ट लेनी ही ना पड़े यूएस गवर्नमेंट से, सीधा हम डील करें जो एप्पल जैसी कंपनीज हैं, व्हाट्सएप जैसी कंपनीज हैं या फिर टेलीग्राम जैसी कंपनीज हैं उनसे। टेलीग्राम तो खैर यूएस की नहीं है, मेन जो बात हो रही है वो एप्पल कंपनी के कंटेक्स्ट में ही हो रही है। तो सीधा हम कॉन्टैक्ट कर सकें उन कंपनीज से, ऐसा ना हो पहले हम गवर्नमेंट के पास में जाएं, फिर गवर्नमेंट से एक प्रकार से अनुमति मिलने के बाद में फिर हम एफबीआई के पास, एप्पल कंपनी के पास में जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सीधा कंपनीज के साथ डील कर सकें, ऐसा रूल होना चाहिए, ऐसी ट्रीटी होनी चाहिए। आगे देखिए, सहारनपुर से रिलेटेड ये इशू है, यूपी के नॉर्थ में है ये सहारनपुर, बिल्कुल ऊपर देखिए यहाँ पे। अगर इंडिया के मैप में देखें तो सहारनपुर आपको मिलेगा यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए क्या ये पूरा इशू है। देखिए, सहारनपुर में काफ़ी एक प्रकार से डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में, खास करके दलित और ठाकुर के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं वहाँ पे, और आपस में राइट्स भी हुए इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। तो क्या मुख्य इशू है, अगर आप ऑफिसर हो तो किस प्रकार से आप इस पूरे इशू को टैकल करोगे। केस स्टडी में इस तरह की केस स्टडी आ सकती है। देखिए, ये घटना है 14 अप्रैल की। 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर जयंती बनाई जाती है, तो वहाँ पे एक गांव में रविदास टेम्पल में BR अम्बेडकर की प्रतिमा को इस्टेब्लिश किया जाना था, जिसका वहाँ पे लोकल ठाकुर लोगों ने विरोध किया। तो फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ऐसी अनुमति नहीं दी, टेंशंस को देखते हुए BR अम्बेडकर की प्रतिमा को इस्टेब्लिश करने की अनुमति नहीं मिली। बाद में जो ठाकुर कम्युनिटी को परमिशन मिल गई, एक महाराणा प्रताप जो जयंती है उसको सेलिब्रेट किया जाना था 5 मई को, वहाँ पे ठाकुर लोगों को अनुमति मिल गई इस चीज़ की। देखिए, मैं एक प्रकार से जो पूरा दलित और जो ये ठाकुर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा तो देखिए मुख्य मुद्दा यही है ना, इश्यूज़ को डिस्कस करना। जो आर्टिकल है सिर्फ उसी की भाषा में बोल रहा हूँ। अब देखिए आगे क्या है, आगे देखिए इनको अनुमति मिल गई
तो ये देखिए साथ ही जो ये महाराणा प्रताप की जो जयंती सेलिब्रेट की जानी थी वो साथ वाले विलेज में की जानी थी, समझ गए। यानी जो एक प्रकार से जो बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा स्टैब्लिश की जानी थी वो की जाने वाली थी एक विलेज का नाम है ये साबबीरपुर, और इसके साथ वाले विलेज में यानी पड़ोसी गांव में ये महाराणा प्रताप की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाना था। उस गांव का नाम है सिमलाना। तो एक जुलूस निकलना था, जलसा निकलना था, आप कह सकते हो प्रोसेसन निकलना था, जो कि सिमलाना से होके साहिबाबीरपुर में जाना था, समझ गए। गांव के नाम थोड़े डिफिकल्ट हैं। तो देखिए यहां पे बाद में जब ये प्रोसेसन पहुंचा उस गांव में जहां पे बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा स्टैब्लिश की जानी थी लेकिन अनुमति नहीं मिल पाई थी, तो वहां पे आवाज काफी ज्यादा थी उस प्रोसेसन की जिसमें महाराणा प्रताप की जयंती को सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो एक प्रकार से गांव के सरपंच ने कहा कि आप आवाज को कम कर लीजिए। इसी बात को लेके जो ठाकुर और दलित जो कम्युनिटी के लोग हैं आपस में पत्थरबाजी होने लगी और सिचुएशन बेकाबू हो गई। ये बात है 14 अप्रैल की। तो आप बताइए, आप अगर ऑफिसर होते तो उस पूरी सिचुएशन को किस प्रकार से टैकल करते। फिर आगे क्या हुआ देखिए, 5 मई को दोबारा से इस घटनाक्रम में उबाल आया। बाद में देखिए जो दलित थे उन्होंने आरोप लगाया कि जो प्रशासन है वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के पक्ष में काम कर रहा है। तो वहां पे जो एक भीम आर्मी है जो कि दलित एम्पावरमेंट के लिए काम करती है, और ये इन्होंने देखिए एक महापंचायत बुलाई जिसकी अनुमति नहीं दी पुलिस ने, ताकि और ज़्यादा टेंशन ना क्रिएट हो जाएं। तो इनको अनुमति नहीं मिली तो जो भीम आर्मी है उन्होंने अटैक कर दिया पुलिस पे, काफ़ी पब्लिक प्रॉपर्टी को इन्होंने जला दिया और सहारनपुर के कई पार्ट्स में दंगे हुए। तो भीम आर्मी के जो लीडर हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, इन पे काफ़ी ज़्यादा एफआईआर दर्ज हो गई, 24 एफआईआर इन पे दर्ज हो गई, क्योंकि इन पे आरोप थे कि आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया, पुलिस स्टेशन पे अटैक किया। तो ये पुलिस की पकड़ में नहीं आए, लेकिन ये दिल्ली में जंतर मंतर में आ गए। दिल्ली के जंतर मंतर में ये आ गए और काफ़ी ज़्यादा टर्नआउट भी हुआ भीम आर्मी ने जो ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था दलित एट्रोसिटीज़ के खिलाफ में दिल्ली के जंतर मंतर में। तो उसके बाद में देखिए नेशनल स्टेज पे अब ये पूरा इशू आ चुका है, बहुत गंभीर ये इशू हो चुका है, और बस ज़्यादा कुछ तो है नहीं कि कैसे ये आगे चीज़ एड्रेस होंगी, कैसे ये पूरा जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं, जो गैप क्रिएट हो गया है। क्योंकि देखिए ये जो गैप होता है वो एक जगह पे होता है, लेकिन मीडिया इस प्रकार से इस पूरे इशू को उठा देती है कि पूरे देश में ये गैप फैल जाता है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में, समझ गए। लोकल इशू था वैसे तो, लेकिन अब एक प्रकार से इस इशू को ऐसे दिखाया जाता है पूरा जैसे उच्च जाति वर्सेस में दलित, इस प्रकार से जो मीडिया है वो और ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है और ज़्यादा डिफरेंसेस पैदा कर देती है सोसाइटी के अंदर में। तो कई तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये डिफरेंसेस हैं उसको पाटने के लिए आप क्या कर सकते हो, या फिर ऑफिसर होते तो आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को किस प्रकार से टैकल करते। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।